अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से आज अपनी तारीख के अहम तरीन दोराहे पर खड़ा है, जहां मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है और हमारी पार्लियामेंट जो है वो रकीक हमलों और संजीदा बहस से आरी है। उसी तरीके से हमें बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर ख़ित्ते में होने वाली तब्दीलियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर बहुत सारे तशवीशनाक सूरत हाल की दस्तक सुना रही हैं। अफ़गानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा है और ज़ाहिर है वहाँ की सूरत हाल इस बात का इंदिया दे रही है कि वो मुल्क जो है वो खाना जंगी की जानिब पेशरफ्त कर रहा है और उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी पड़ेंगे। अमेरिका पाकिस्तान से ज़मीनी अड्डे मांग रहा है कि यहाँ से वहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ अगर वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो कार्रवाई की जा सके। गो कि वो सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और ज़ाहिर है अभी चूँकि अमरीकी वहाँ पर मौजूद हैं और उनके ऊपर वो बमबारी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन वहाँ पे अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो उसके जो मनफी असरात पाकिस्तान के ऊपर मुरतब होंगे वो यहाँ पे शिद्दत पसंदों और ज़ाहिर है इंतहा पसंदों को तक़वियत देंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक तवील जंग लड़ी है, 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सियासी जमात ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन सियासी पार्टी का किरदार अदा किया और वो थी अवामी नेशनल पार्टी। उन्होंने अपने सियासी रहनुमाओं के जनाजे भी उठाए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स के जनाजे भी उठाए। अमन तो आया लेकिन उसकी बहुत भारी कीमत जो है वो अदा की गई। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा फिर उस मोड़ पर आन खड़े हुए हैं जहाँ पे हिकमत की, तदब्बुर की और सूझबूझ की ज़रूरत है और ऐसी फ़ैसला साजी की ज़रूरत है जिसके नतीजे में जो कहा जा रहा है और जो साए पाकिस्तान के उफ़ पर मंडला रहे हैं वो उस तरीके से ना हो। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल जो है उसके ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू होती रही है। ज़ाहिर है कि अवामी नेशनल पार्टी वहाँ की एक बड़ी मौसर और मुतहरक जमात थी, फिर एक वेव आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ पे अब इक़्तिदार में है, 8 साल हो गए हैं। क्या सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। और मेरे आज के जो मेहमान हैं ये 2008 से 2013 तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे। जहाँ इन पर बहुत से इस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात थे, वहाँ पर ये अपने सूबे की एक नौजवान क़यादत थे और इनको एक बड़ा क्रेडिट यहाँ ज़रूर दिया जाना चाहिए और इनका है भी कि जब ये वज़ीर आला थे तो उससे पहले की जो हमारी 60 साल की तारीख़ थी उसमें खैबर पख्तूनख्वा में 5 यूनिवर्सिटियाँ बनी और जब ये आए तो इन्होंने अपने 5 साला दौर में 8 यूनिवर्सिटियाँ अपने सूबे को दी। ये एक बड़ा काम है क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसकी जानिब तवज्जो नहीं दी जाती है। उनसे इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मेरे आज के मेहमान अमीर हैदर ख़ान होती जो कि सीनियर नायब सदर हैं मरकज़ी अवामी नेशनल पार्टी के और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला रहे। अमीर हैदर ख़ान होती साहब ये फरमाइएगा कि पहले तो यहाँ से शुरू करें कि ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन सूबा भी था। आपकी जैसे मैंने कहा जमात जो है वो फ्रंट लाइन सियासी जमात भी थी। आज एक मरतबा फिर हम इस दोराहे पर आन कर खड़े हो गए हैं। कैसे आप इस सूरत हाल को देखते हैं? पहले आपका नुक्ता नज़र। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस नहायत ही अहम मौजू पर मुझे बात करने का मौका दिया। बदकिस्मती से पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान के हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में भी बहुत तबाही हुई और उसके नतीजे में पाकिस्तान भी वक्तन फ़वक्तन काफ़ी मुतासिर होता रहा। आप अगर देखें तो 9/11 से पहले पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तरजीहात कुछ और थी और 9/11 के फ़ौरन बाद
एक रात में हमारी खारजा पॉलिसी और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो फौरी तब्दील हो गई। और उस तब्दीली के नतीजे में बहुत कुछ बदल गया। उस तब्दीली के नतीजे में हमारे अपने लोग हमारे खिलाफ हो गए, और उन फैसलों के नतीजे में ना सिर्फ ये कि एक जंग शुरू हुई अफगानिस्तान की सरजमीन पर, बल्कि एक जंग शुरू हुई पाकिस्तान की सरजमीन पर। और उस जंग ने पूरे पाकिस्तान को मुतासिर किया किसी न किसी हद तक, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर किया खैबर पुख्तनख्वा को और हमारे वो साबका कबायली इलाके जो इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं। एक आम तासुर ये है कि शायद पिछले कुछ सालों से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, और बार बार हम ये कहते चले आ रहे हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई। इसके वेव्स हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। और आज जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है तो बदकिस्मती से अमेरिका अपनी तरजीहात को देख रहा है, वो इस खित्ते की ज़रूरत को नहीं देख रहा, और वो अपने पीछे कैसे अफ़गानिस्तान को जोड़ के जा रहा है जो खाना जंगी की तरफ अब चल पड़ा है। और खुदा न खास्ता अगर वहाँ पर खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान भी उसके असरात से महफूज नहीं रह सकता। एक तरफ तो वो कुव्वतें जो अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के खिलाफ लड़ रही थी, वो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो कामयाब हो गए हैं और अमेरिका और अफ़गान हुकूमत नाकाम हो गई है। वहाँ पर वो अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, और वो जश्न वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के नतीजे में जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, इसमें और ये भी ना भूले कि जी अमीर हैदर होती साहब इसमें एक सवाल ले लें ताकि वो इसके साथ जुड़ जाएगा। सवाल मेरा आपसे ये है, चूँकि आप वहाँ की क़यादत से आपकी पार्टी के रवाबित भी रहे हैं, वफूद भी जाते रहे हैं, एक माजी में जो बहुत सारी कोशिशें होती रही हैं, उस हवाले से आपको लगता है कि अशरफ गनी साहब और अब्दुल्ला जो हैं वो स्टेटस को से हटने के लिए तैयार हैं कि शायद कोई रास्ता निकल आए, या ये कि नहीं खाना जंगी ही अफ़गानिस्तान का मुकद्दर अब बन चुकी है? देखिए, अभी हालिया दिनों में तो हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है, और ख़बरें ज़रूर आ रही हैं उस तरफ से। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात रहें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और अफ़गानिस्तान जो है वो हमारा हमसाया मुल्क है, और ज़ाहिरी बात है कि अफ़गानिस्तान के अच्छे असरात होंगे पाकिस्तान पर और बुरे भी होंगे। अगर वहाँ पर अच्छे हालात होंगे, यहाँ पर अच्छे असरात होंगे, वहाँ पर हालात बुरे होते तो यहाँ पर बुरे असरात होंगे। ये देखकर, ये सोचकर ही हमने और हमारे बुजुर्गों ने एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एतमाद का एक बहुत बड़ा फुकदान है। हमने जितनी भी कोशिशें की या किसी और ने जितनी कोशिश की, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का एक फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है जो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। और इन हालात में मेरे ख्याल से ये ट्रस्ट डेफिसिट दोनों मुल्कों के लिए जहर कातिल साबित हो सकता है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये कह रहा था कि ये भी ना भूले कि पाकिस्तान में भी हमने इंसर्जेंसी का सामना किया है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे स्कूलों को ताले लगा दिए थे, अदालतों को बंद कर दिया था, पाकिस्तान का परचम नीचे उतार दिया था, अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश की, अदालतों को नहीं माना, आईन को नहीं माना। और अगर आज अफगानिस्तान में फतेह का जश्न मनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जैसी बड़ी कुव्वत को शिकस्त दे दी गई है, तो जाहिर बात है कि एक पैगाम इस तरफ उन कुव्वतों को भी मिल रहा है कि अगर अमेरिका को शिकस्त दी जा रही सकती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को भी शिकस्त दी जा सकती है। तो जाहिर बात है कि जब तक अब
इस सूरत हाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बैठकर अपने मामलात तय नहीं करेंगे और मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला नहीं करेंगे तो दोनों मुल्कों की मुश्किलात कम नहीं होंगी बल्कि वो बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका अब ऐसा समझ लें कि अमेरिका जा चुका। और अगर आप तारीख पर नजर दौड़ाए तो उससे ये साफ नजर आता है कि अमेरिका जब पिछली दफा भी गया था तो अमेरिका ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। तो अब ये उम्मीद अगर हम लगा बैठे हैं कि अमेरिका इस तरफ तवज्जो देगा, अमेरिका मुड़ के देखेगा, अगर हो जाए ये एक मौजज़ा होगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो भी करना है हमने करना है। अब इसमें अमीर हैदर होती साहब जो आपने बात की है, यकीनन वो है कि अमेरिका जो है वो पहले भी हमें लर्च में छोड़ के चला गया था और अब भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि हालात क्या हैं। अब 2-3 फैक्टर्स हैं, वन बाय वन इसमें ले लेते हैं। एक तो ये सूरत हाल है कि क्या दुनिया जो है, ख़ास तौर पे अमेरिका और नेटो जो है, वो इस बात से बिल्कुल हट चुके हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो उनके अमल में से निकल गया है। तो फिर अगर उनकी वो माली मुआवनत नहीं होगी तो अफ़गानिस्तान का तो फिर शराज़ा बिखरेगा ही। तो क्या आप समझते हैं कि ये सूरत हाल जो है इस हद तक जाएगी, या ये कि अमेरिका मदद चाहेगा, जैसे तुर्की काबुल के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की बात कर रहा है, या इस तरह की फैसला साजी होगी? देखिए, आप सबसे पहले तो अगर अफगानिस्तान की तारीख पे नज़र डालें, अफगानिस्तान ने कभी भी बाहर की मुदाखलत को तस्लीम नहीं किया। अंग्रेज ने कोशिश की, अंग्रेज को शिकस्त हुई। रूस ने कोशिश की, रूस को शिकस्त हुई। अमेरिका ने कोशिश की, अब वो माने या ना माने लेकिन अमेरिका को भी शिकस्त हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से बाहर दुनिया और बाहर की दुनिया का तावन अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तावन ऐसे इन्वायरमेंट में हो और उसकी ऐसी शक्ल हो कि अफगानिस्तान के लोग उसको अपनी सरजमीन पर कब्जा ना समझे और नाजायज मुदाखलत ना समझे। और वो तभी मुमकिन होगा जब अफगान अवाम को आप उसका ओनरशिप देंगे, जब आप उनको ये यकीन देंगे कि जी आपका मुल्क है, आपका इख्तियार है, हम सिर्फ आपसे ताउन कर रहे हैं आपकी मुल्क की बेहतरी के लिए। जब तक ये एनवायरनमेंट आप क्रिएट नहीं करेंगे, अफगानिस्तान का रवैया किसी भी खारजा मुदाखलत के हवाले से हमेशा जारहाना ही रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पर किसी को आज तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अब सूरत हाल को अगर आप देखें तो अमेरिका अपनी सियासत को मेरे ख्याल से ज्यादा तरजीह दे रहा है। एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है जिसने अपने लोगों से वादा किया है कि अमेरिका हर कीमत पर अफगानिस्तान से निकलेगा। अब अमेरिका निकल रहा है अफगानिस्तान से, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी अफगानिस्तान को और खुदा न खास्ता पाकिस्तान को भी। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को हमेशा अफगानिस्तान में रहना था या रहना चाहिए था, लेकिन कम से कम निकलने से पहले ये इंश्योर कर लेते कि अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर है और इस खित्ते के जितने भी ममालिक हैं वो एक पेज पर है, और ये यकीनी कर लेते कि यहाँ पर अमन और इस्तेकाम रहेगा। ये तो जिस अंदाज और जिस तरीके और जिस माहौल में जा रहे हैं वो तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हम गए, अब आप जाने और आपका काम जाने। और अब जाते जाते मेरे ख्याल से वो इल्ज़ाम तराशी का एक सिलसिला जो इन्होंने शुरू कर दिया और बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं मजीद करूँगा। लेकिन आप इससे अंदाज़ा ले लें कि अफगानिस्तान के साबिक सदर जो हैं मोहतरम करजई साहब, हामिद करजई साहब, पिछले दिनों उनका एक बयान आया कि जी अमेरिका ने अफगानिस्तान को रिस्वाई के सिवा और कुछ नहीं दिया। तो ये अब माइंडसेट है इस वक्त अमेरिका के हवाले से अफगानिस्तान का। अच्छा, इसमें अमीर हैदर होती साहब ये फरमाइएगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि अमन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक अवाम जो हैं वो इस बात का फ़ैसला न करें। अब वहाँ पे एक अजीब सूरत हाल है। तालिबान ये समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, लिहाजा अब वो काबुल पर नज़रें जमा कर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ अशरफ गनी और अब्दुल्ला हैं, वो ये चाहते हैं कि ये स्टेटस को जो है वो कायम रहे। अब अफ़गानिस्तान एक कसीरुल जहती
मुल्क है, अब उसमें एक स्टेक होल्डर नहीं है, लिसानी एतबार से, ज़ुबान के एतबार से बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। और अफ़गानिस्तान की तारीख़ जो है वो जंगो जदल की तारीख़ ही है। बाज़ दफ़ा तो ये ख्याल आता है कोई और ना मिले तो पत्थर से ही लड़ाई शुरू कर दो। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या लगता है कि कैसे वहाँ पे कोई कसीरुल जहती हुकूमत जो है वो कायम हो सकती है, जब एक ताकत ये समझे कि उसने अमेरिका को शिकस्त दे दी है, एक कुव्वत जो मरकज़ में बैठी हुई है वो ये कहे कि स्टेटस को रहना चाहिए? अगर ये दोनों अपनी पोजीशंस पे रहते हैं और अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे नहीं हटते तो बदकिस्मती से इससे एक डेडलॉक पैदा होगा। और वो डेडलॉक ऐसे पैदा हो रहा है, अब उसकी एक और भी बड़ी ख़तरनाक शक्ल है इख्तियार कर रहा है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन अफ़गानिस्तान में अब एक कोशिश ये भी की जा रही है कि एथनिक फसादात हों, यानी अफ़गान माशरे को पुख्तून और नॉन पुख्तून की बुनियाद पर तकसीम करके वहाँ पर तशद्दुद फैलाया जाए। और ये बहुत ही ख़तरनाक होगा, ये नहायत ही ख़तरनाक होगा। मेरे ख्याल से तालिबान को भी ये एहसास होना चाहिए, अशरफ गनी साहब को भी ये एहसास होना चाहिए और अब्दुल्ला साहब को भी ये एहसास होना चाहिए कि अगर बात उस तरफ गई तो उससे एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। फिर सिर्फ अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई नहीं होगी, वो फिर घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में खुदा न खास्ता लड़ाई होगी। तो उससे बचने के लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर ये होगा कि तमाम जितनी भी फरीकैन हैं वो बैठें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें और ज़ाहिरी बात है कि मुत्तफ़िक हो एक ऐसे सोल्यूशन पे जिसको अफ़गान अवाम की हिमायत हासिल हो। फैसला तो उनका है, मैं उनके लिए फैसला नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस पर भी वो आ सकते हैं कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे मुत्तफ़िक होकर दोबारा रुजू करे अफ़गान अवाम को और अफ़गान अवाम बैलेट और वोट के जरिए कोई फैसला करे, एक लोया जरगा बुला ले, लोए जरगे में फैसला कर ले, तो शायद मेरे ख्याल से वही एक मुनासिब रास्ता होगा। अमीर हैदर होती साहब, इधर एक सवाल है लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान अमीर हैदर खान होती, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अमीर हैदर होती साहब, ये फरमाइएगा कि आप ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे, अब जब सूरत हाल ऐसी हो कि एक मुल्क जिस पे एक गैर मुल्की क़ुव्वतों का कब्ज़ा हो, वो निकल रहे हों और वहाँ पर मुज़ाहिमती तहरीक भी हो और वो मुज़ाहिमती तहरीक ये समझे कि ये क़ुव्वतें इसलिए निकल रही हैं कि उसकी वजह वो हैं, तो ऐसे खाना जंगी ज़दा जो मुल्क होता है उसके अंदर फिर आप समझते हैं कि अवाम की कोई अहमियत होती है, उनकी कोई हैसियत होती है, और आपको लगता है कि इसमें से ये दोनों क़ुव्वतें जो हैं काबुल में बैठी हुई और काबुल पर कब्ज़ा करने की ख्वाह, ये कोई एक एक कदम पीछे हटेंगी और आवाम के लिए सोचेंगी? देखिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिवाय बर्बादी के और कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे आप दुनिया की तारीख में कोई ऐसी जंग बता दे जिस जंग का हल जंग के जरिए निकला हो। कोई ऐसा आप मुझे मसला बता दे जिस मसले का हल जंग या तशद्दुद के जरिए हल हुआ हो। वो मसला, दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी और बहुत सारी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे दुनिया ने, लेकिन हर एक कॉन्फ्लिक्ट का आखिर में जो रेजोल्यूशन था, जो उसका हल था, वो मुज़ाकरात और एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही था। अफगानिस्तान का हल मिलिट्री नहीं हो सकता। मिलिट्री सोल्यूशन इज नॉट द सोल्यूशन।
अफगानिस्तान का हल सियासी है और सियासी होना चाहिए, और जब तक ये एहसास पैदा नहीं होता तो जाहिर बात है कि अफगानिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा और अफगान आवाम का भी नुकसान होगा। और मैं फिर अपनी बात को दोहरा दूं, ये बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान में बैठकर भी हमें ये एहसास होना चाहिए कि अगर वहां पर बात इस तरफ चल पड़ी खुदा न खास्ता, तो हम उन मनफी असरात से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। अब अमीर हैदर होती साहब ये फरमाइएगा कि हमें शिकवा रहा है, आपने ट्रस्ट डेफिसिट की बात की कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। अभी ये गुज़श्ता हफ़्ते ही वाक़या होता है, उसमें भी हमारे 2 जवान शहीद होते हैं और तवातुर के साथ ये वाक़यात इस नौइयत के हो रहे हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो भी सर उठा रहे हैं। और पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो एक मौसर कंट्रोल का जो है वो मुज़ाहरा करे। आप समझते हैं कि अफ़गान फ़ौज के अंदर इतनी क़ुव्वत है कि वो इस सूरत हाल को के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत कर सके और मामलात जो हैं उनको दुरुस्ती की तरफ ले जा सके? देखिए, एक बदकिस्मती है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान की भलाई के लिए अगर आप बात करें तो शायद इस वक्त कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर तैयार नहीं होगा, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान में लड़ाई की बात करें तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इस वक्त अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व हैं। अब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अफ़गान तालिबान और मौजूदा अफ़गान हुकूमत के दरमियान होता तो शायद इसका हल थोड़ा सा आसान होता, लेकिन चूंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली और भी बैनुल-अक़वामी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कुछ हमसाया ममालिक हैं जिनका किरदार इसमें बड़ा वाज़ेह है, कुछ बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें हैं जिनके फुटप्रिंट्स आपको वहां पर मिलेंगे। उससे सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है। अब मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में बैठ के ये तय कर लें कि अगर मुज़ाकरात हमने करने हैं तो ये ना हो कि वो मुज़ाकरात सिर्फ अफगानिस्तान की हद तक महदूद रहे और पाकिस्तान उस प्रोसेस से बाहर रहे, या वो पाकिस्तान तक महदूद रहे और अफगानिस्तान उस प्रोसेस से बाहर रहे। अगर हमने सियासी हल ढूंढना है तो दोनों मुल्कों ने मिलकर सियासी हल ढूंढना होगा। अफगान तालिबान भी एक हकीकत है, लेकिन ना भूलिएगा दाइश भी एक हकीकत है, ना भूलिएगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी एक हकीकत है और बहुत सारे और ऐसे ग्रुप्स हैं। तो अगर पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ आपने जाना है तो फिर आपने लूप में चाहते ना चाहते हुए सबको लेना होगा। और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए लूप में नहीं आते और सियासी हल की तरफ वो नहीं आते बल्कि वो सियासी हल में रुकावट बनते हैं, तो उसमें अगर उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई भी करनी है तो वो ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपनी अपनी राह पे चले। ये फिर नहीं हो सकता कि या हमारी सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो या उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। फिर दोनों मुल्कों ने मिलकर मेरे ख्याल से ये फैसला करना होगा कि दुश्मन एक है और उस दुश्मन के खिलाफ दोनों ने फिर मिलकर लड़ना है। ये नहीं हो सकता कि मेरा दुश्मन उनका दोस्त और उनका दुश्मन मेरा दोस्त। अगर हम इस पॉलिसी पे चलेंगे तो मेरे ख्याल से दहशतगर्द जितनी भी हैं वो फायदे में रहेंगे और नुकसान सारा दोनों मुल्कों का होगा और उनकी आवाम का होगा। अमीर हैदर होती साहब, आपने यहाँ पे ये बड़ी एक अहम बात की है। अब दाइश यकीनन वहाँ पे जड़ पकड़ रही है और एक हकीकत है, तहरीक तालिबान जो है वो नए सिरे से मजबूत हो रही है, ये भी एक हकीकत है। ज़ाहिर है कि ये वो तंजीमें हैं जिनको बराह रास्त पाकिस्तान को ख़दशात जो हैं वो लाहक हैं। अब आप मुश्तरका कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में
पाकिस्तान को भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे फुटप्रिंट्स देने होंगे, या ये कि यहाँ से बैठ के उनके खिलाफ कैसे ये होगा, क्योंकि ये तो ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। मुश्तरका कार्रवाई से मेरा कतन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की फोर्सेस अफगान सरजमीन पर कदम जमाए या अफगान फोर्सेस पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम जमाए। मुश्तरका कार्रवाई से मेरा ये मतलब है कि अगर कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान से जाकर अफगानिस्तान पर हमलावर होते हैं और वो पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ लोग, कुछ ग्रुप्स जो हमें पता है, अगर वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, अभी पिछले हफ्ते जो वाकया हुआ है जिसका भी आपने जिक्र किया है, ऐसे बहुत सारे वाकयात और हुए हैं, तो मुश्तरका कार्रवाई से मेरा मतलब यह है कि फिर अफगानिस्तान से हम ये तवक्को करें, अफगानिस्तान से अंडरस्टैंडिंग हो कि वो फिर अपनी सरजमीन पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि वो पाकिस्तान पर हमलावर ना हो सके। अच्छा, इसमें अमीर हैदर होती साहब ये फरमाइएगा कि जो ये बिगड़ते हुए हालात हैं उसके तनाजुर में एक सवाल ये भी है कि अगर ये खाना जंगी बढ़ती है और फिर अफ़गान महाजरीन का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान का रुख करता है, अब हमने एक बारबेड वायर भी खड़ी कर दी है, और फिर आपको सिचुएशन कितनी डिटीरियोरेट होती हुई दिखाई देती है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान अब इस पोजीशन में है कि अफ़गान महाजरीन जो हैं वो हमारी तरफ का रुख करें? देखिए, पिछली दफ़ा तो जब अफ़गान महाजरीन आए थे तो ज़ाहिरी बात है कि वो तो मुतफ़क़ा फ़ैसला था और पाकिस्तान की मर्ज़ी और सलाह से आए थे, और उस वक्त की बॉर्डर की सूरत हाल और आज की बॉर्डर की सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। आपने अब जिस फेंसिंग की बात की, वो फेंसिंग अब काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है और कुछ एरियाज़ में वो फेंसिंग अभी भी रहती है। बड़ी तादाद में तो वो तभी आ सकेंगे जब पाकिस्तान चाहेगा कि वो आए। अगर पाकिस्तान का ये फैसला हुआ कि उनको नहीं आने देना, तो फिर मेरे ख्याल से शायद बहुत बड़ी तादाद में उनका आना पाकिस्तान में वो मुमकिन ना हो। मेरे ख्याल से अब हम मुंतज़िर हैं, हम सब मुंतज़िर हैं कि हमें हुकूमत बताए कि हुकूमत के इस हवाले से क्या पॉलिसी है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के बयानात तो सिर्फ इस हद तक अभी महदूद हैं कि जी हम अड्डे नहीं देंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है। हमें भी पता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन अब हुकूमत को खुल के अपने कार्ड्स रखने पड़ेंगे हमारे सामने कि नंबर वन ये कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, किस हद तक हम किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर टू, खुदा न खास्ता अगर वहां पर हालात मजीद खराब होते हैं तो पाकिस्तान का प्लान क्या है। अच्छा, अब इस पे थोड़ा सा अमीर हैदर होती साहब ज़रा सियासत पे भी बात हो जाए। अवामी नेशनल पार्टी जो है ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत मौसर तरीके से सरगर्म अमल रही, फिर एक ज़ाहिर है कि वेव चली और उसके अंदर ये बात कही गई कि आपकी हुकूमत पे भी करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात लगे, और उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आ जाती है। अब खैबर पख्तूनख्वा की एक रवायत रही है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही बात क्लेम कर रही है कि हमने वहाँ पे काम किया है, तो हम दूसरी दफ़ा जो है वो मुंतखब हुए हैं और वहाँ के अवाम ने जो है हमें वोट दिया है। मैं 2013 में भी आपके पास आया था और 2018 में भी, और वहाँ पे दोनों दफ़ा बड़े दो मुख्तलिफ नौइयत के नारे थे, उनका मैं बाद में ज़िक्र करूँगा। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी गवर्नेंस बेहतर है या कुछ और वजूहात हैं? सबसे पहले तो आपने बात की हमारी हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात की। हमारी हुकूमत को ख़त्म हुए मेरे ख्याल से 8 साल गुजर गए हैं। अब अगर हमने इतनी ही करप्शन की होती और इन इल्ज़ामात पे कोई हकीकत होती, तो कम से कम आज मैं और मेरे काबीना की जितने भी मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा हम सबको तो फिर जेलों में होना चाहिए था। हमारे खिलाफ आज अदालतों में रेफरेंसेस होने चाहिए थे, हमारे नाम आज मेगा करप्शन केसेस में आने चाहिए थे। जाहिर बात है कि पिछले 8 सालों में यह साबित हो गया कि हमें बदनाम करने की भरपूर कोशिश की गई, और मैं ये तस्लीम करता हूं कि उस प्रोपेगेंडे का हमने मौसर अंदाज में जवाब नहीं दिया
क्योंकि उस वक्त हमारी पहली और आखिरी तरजीह इस मुल्क से, इस सूबे से दहशतगर्दी का खात्मा था। तो ये तो हुई बात करप्शन की। हाँ, जहां तक इल्जामात का ताल्लुक है, तो मुझे आज तक पाकिस्तान की तारीख की एक हुकूमत आप बता दें जिस पे इल्जाम नहीं लगा। मेरे ख्याल से अगर इल्जामात पर ही किसी को करप्ट ठहराना है तो मौजूदा हुकूमत पर जितने इल्जामात हैं आज, बल्कि इनके तो अब बहुत सारे केसेस नैब के पहले मेजों पे पड़ी हुई थी और अब शायद नैब की अलमारियों में वो फाइलें पड़ी हुई हैं। तो फिर अगर यही पैमाना है कि इल्जाम जितना बड़ा उतने बड़े आप करप्ट है, तो फिर तो मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत से ज्यादा करप्ट हुकूमत कोई और है ही नहीं। सेकेंडली, 2013 के इलेक्शन में हमें तो कैंपेन और सियासी प्रोसेस ही दूर रखा गया, हमें तो लोगों के पास जाने ही नहीं दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड थी नहीं हमारे पास। घर से निकलते थे तो धमकियां मिलती थी, जलसे करते थे तो धमाके होते थे, उम्मीदवारों पे गोलियां बरसाई जाती थी और खुदकश बमबार आते थे। 5 साल तक फिर हमने मुसलसल तैयारी की और जदोजहद की 2018 के इंतखाबात के लिए। 2018 के इंतखाबात में इलेक्शन कैंपेन में मां सिवाय एक आध वाकयात के, एक बहुत बड़ा वाकया जो हमारे भाई हारून बिलोर शहीद हुआ और कुछ और वाकयात, अदरवाइज कैंपेन हम कर पाए। लेकिन उस दिन हमारे साथ जो हुआ वो इलेक्शन के दिन हुआ, और जो भी हुआ वो पोलिंग खत्म होने के बाद हुआ। जो मैंडेट उनको दूसरी दफा दिया गया है, जो अक्सरियत उनके पास है, मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई की एक भी सीट नहीं होती, जरूर सीट्स उनकी होती, लेकिन जो अक्सरियत उनको दी गई है ये पुख्तनख्वा की आवाम ने नहीं दी। बलोचिस्तान के एक हल्का खुलता है और बलोचिस्तान के एक हल्के में यह साबित होता है कि 54,000 वोट्स वेरीफाइड नहीं है, जिसके नतीजे में वो एमएनए मोहतरम डिस्क्वालीफाई होते हैं और आज तक वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर जिंदा है। ऐसी ही अगर खैबर पुख्तनख्वा के हल्कों को खोला जाए और वेरिफिकेशन हो तो पता लग जाएगा कि ये मैंडेट इनको आवाम ने दिया है या किसी और ने दिया है। ठीक, असल में मैंडेट आवाम का कम और किसी और का ज्यादा है। अमीर हैदर होती साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है, जो आप 2008 की बात कर रहे हैं, 13 में आपकी हुकूमत जाती है और फिर 13 का जो इंतखाब है, जब मैं आया था तो मुझे आज तक याद है कि वो आपके घर के बाहर एक लंबा सफ़र जो था वो रुकावटों का तय करके पहुंची और फिर अपने लॉन में आप वर्कर्स को लाल टोपियां बांट रहे थे और जलसा कर रहे थे। वो एक कैफियत उस वक़्त की थी। लेकिन जो 2018 का इंतखाब है, उसके अंदर जब गए तो वहाँ पे एक बड़ी नज़र आ रहा था कि सूबाई सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, इसलिए कि एक सेंटेंस चलता था कि छोटा वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बड़ा वोट जो है वो सोचेंगे। आप समझते हैं कि ये वेव कायम थी? जी मैं नहीं समझता। मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि तहरीक इंसाफ ने यहां पर सीट्स लेनी थी, लेकिन वो सीट्स, उनकी तादाद इतनी नहीं होनी थी कि तहरीक इंसाफ यहां पर अपनी हुकूमत बना सकती। मैं इस बात पे आज भी कायम हूं। उस वक्त मैं पार्टी को सूबाई सदर था, पूरे सूबे के हालात मुझे पता है। मैं ये नहीं कहता कि सारी की सारी बाकी सीट्स एएनपी ने जीतनी थी। कुछ सीट्स हमारे हिस्से में आनी थी अगर साफ शफाफ इंतखाबात होते, कुछ मुस्लिम लीग के हिस्से में आनी थी, कुछ जेयूआई के हिस्से में आनी थी, कुछ जमात इस्लामी को मिलनी थी, और वो सीट्स हम सबसे छीनी गई और छीन कर हमसे वो उनको दी गई। मैं फिर से ये कहूंगा कि जिस दिन एक एक हलके को खोला गया और एक एक वोटर की वेरिफिकेशन और एक एक वोट की वेरिफिकेशन की गई, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ये फरमाइएगा अमीर हैदर होती साहब, जाहिर है इस वक्त जो हमारी कौमी सतह की सियासत है उसके अंदर पहले एक बर्दाश्त कुछ सी हद तक थी, अब वो बर्दाश्त वाला मामला बढ़ता बढ़ता एक नफ़रत तक जा पहुंचा है। और गुज़श्ता हफ्ते जो बजट के इजलासों की कार्रवाई हुई है, अब वो ज़ातियात
पर रकीक जुमलों का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अब ये जो नफ़रत का पौधा परवान चढ़ रहा है, ये आगे हालात को मज़ीद ख़राब करेगा, या आपको दिखाई देता है कि नहीं कोई बेहतरी की सिचुएशन होगी? मेरे ख्याल से हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को पिछले 5-6 सालों में जितना पोल्यूट किया है, शायद कभी भी इतना ये पोल्यूट नहीं हुआ। मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी ये बात कही थी कि हमसे पहले जब हमारे बुजुर्ग असेंबली में बैठा करते थे तो उस वक्त असेंबली का माहौल और जो रिवायात उनकी थी वो आज भी हम सब के लिए बायसे फ़ख्र है। लेकिन आज उन रिवायात को छोड़कर ये पार्लियामेंट और हम सब जो रिवायात कायम कर रहे हैं, ये बायसे फ़ख्र नहीं बल्कि बायसे शर्म है। और मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि हम सब अपने अपने किरदारों और अपने अपने रवैयों का असर नौ जायजा ले लें। कंटेनर पे खड़े होकर बात करना और पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बात करना, इनमें वाज़े फ़र्क होना चाहिए। जब तक हम ये फ़र्क नहीं करेंगे, पार्लियामेंट को हम बेतौकीर करेंगे, जमहूरियत को बेतौकीर करेंगे, अपने आप को बेतौकीर करेंगे, सियासत को बेतौकीर करेंगे। अमीर हैदर होती साहब, एक सवाल आपसे ये भी है कि अपोजिशन भी मुनक़सिम है। PDM बड़े तमतराक से बनी थी, बड़े अहदाफ का तयन किया गया था, लेकिन वो ठुस करके बैठ गई। आप भी निकल गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी निकल गई। मतलब इस तरह कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन जो है वो इस तरीके से मुनक़सिम दिखाई दे कि जब भी कोई इम्तिहान का मरहला आए तो वो एक मुश्तरका नुक्ता नज़र भी ना अपना सकें। जो हकीकत है वो हकीकत है, उससे मैं आंखें नहीं फेर सकता। अपोजिशन में जितना इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए उतना नहीं है, और मेरे ख्याल से उससे अपोजिशन की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी अपने किरदार का जायज़ा लेना होगा। हम PDM में रहे या ना रहे, लेकिन हम अपोजिशन का हिस्सा है, और हम कम अज़ कम ये चाहेंगे कि मुश्तरका अपोजिशन मिलकर एक मौसर किरदार अदा करे। उसके लिए PDM में रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अगर जितने नेशनल हमारे इशूज़ हैं उस पर हमारी राय एक हो, उस पर हमारी डायरेक्शन एक हो, तो मेरे ख्याल से अपोजिशन इस वक्त जो आपको बेजान नज़र आ रही है वो फिर आपको बेजान नज़र नहीं आएगी। आखिरी सवाल अमीर हैदर होती साहब, ये फरमाइएगा, क्या इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि अवामी नेशनल पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा बने, या आप ये समझते हैं कि नहीं, PDM का प्लेटफॉर्म जो है वो अब नहीं है? देखिए, PDM के कुछ नुकात थे, उनमें दो अहम नुकात ये थे कि जी एक इस हुकूमत को घर भेजना है, दूसरा हमने इस्तीफ़ा देना है। अब तो मेरे ख्याल से जो PDM में हमारे दोस्त रह भी गए हैं, जो साथी अभी इस वक्त हैं PDM में, वो भी मेरे ख्याल से अब इन ऑप्शंस पर उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। शायद वहाँ पर भी अब सोच ये है कि जी इस्तीफ़े नहीं देने और हुकूमत को हमने मुद्दत मुकम्मल करने देनी है। तो वो इशू तो अपनी जगह। जहाँ तक ANP का ताल्लुक है, ANP एक जमहूरी पार्टी है, हमारे फैसले हमेशा मशावरत से होते हैं। फ़िलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमारा PDM में वापसी का कोई इरादा नहीं है। हाँ, जॉइंट अपोजिशन में एक मौसर किरदार अदा करने का हमारा फैसला भी है और हमारा इरादा भी है। बहुत शुक्रिया अमीर हैदर खान होती साहब। नाज़रीन, ये थे साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर खान होती। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।